हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमएपीसी सेकंड ईयर के काउंसलिंग साइकोलॉजी के सेकंड पेपर का एक्सप्लेनेशन फिलहाल चल रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इजी नोट्स ओपन है। एमपीसीई 022 यानी काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसके इजी नोट्स ओपन है। इससे पहले के जितने टॉपिक्स हैं लगभग 10 टॉपिक्स जो हैं वो हमने प्रीवियस 3 वीडियोज में कवर कर लिए हैं। आपने देखा था जो फर्स्ट वीडियो था उसके सब टॉपिक्स थे 7 to 8, तो वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे और उसके बाद 3 वीडियो में हमने लगभग 10 टॉपिक्स तक कवर कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे 11th टॉपिक से, विच इज स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम एंड नीड फॉर दिस इन स्कूल्स। इजी टॉपिक्स हैं। आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि इस पेपर में जो टॉपिक्स हैं वो काफी इजी हैं। इजी नोट से अगर आप डायरेक्टली भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज वीडियो का एक्सप्लेनेशन तो आपके लिए है ही, आपकी लर्निंग को ईजी बनाने के लिए है। चलिए बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक तो दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पर, और देखेंगे कि अगले 32, 35, 40 मिनट्स में हम कितने टॉपिक्स जो है वो कवर कर पाते हैं। स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम होता है विच इज डिजाइन टू एड्रेस द एकेडमिक, इमोशनल, सोशल एंड करियर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल गाइडेंस जो प्रोग्राम होते हैं, वैसे गाइडेंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काफी समझाया था, तो गाइडेंस वर्ड से आप फेमिलियर भी हो गए हैं और ये भी समझ चुके हैं कि गाइडेंस का जो मेन रोल होता है वो किसी भी पर्सन को कोई डायरेक्शन देने में होता है। मोस्टली ये एजुकेशनल सेटिंग्स में देखने को मिलता है, ऐसे प्रोग्राम्स में देखने को मिलता है जहां पर हम किसी पर्सन को कोई ऐसी डायरेक्शन दे पाते हैं जिस पर वो चलकर अपने जो उसका डिजायर्ड आउटकम है वो ऑब्टेन कर सके। तो स्कूल में जो गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं उनका पर्पस भी यही होता है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, या फिर उनके करियर के डेवलपमेंट से ही क्यों ना जुड़ी हो, उनकी तरफ होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने का काम इस प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। इट एम्स टू फॉस्टर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड किया जाता है कि उनके लिए क्या बेहतर है, उन्हें क्या करना चाहिए, हेल्पिंग देम नेविगेट चैलेंजेस एंड इक्विपिंग देम विद एसेंशियल लाइफ स्किल्स। क्या की कंपोनेंट्स होते हैं इसके? जब हम स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम बनाया जाता है और इसकी जरूरत जब स्कूल में पड़ती है तो किन किन चीजों को खास तौर से फोकस में रखा जाता है, मतलब मेजर एरियाज जो कवर होते हैं इस फील्ड में। सबसे पहले तो एकेडमिक गाइडेंस देने के लिए भी इसका यूज होता है। काउंसलर असिस्ट स्टूडेंट्स विद कोर्स सिलेक्शन, स्टडी हैबिट, गोल सेटिंग्स। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि किस कोर्स को उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, क्या स्टडी की हैबिट्स बनानी चाहिए, अगर एकेडमिक रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर ग्रेड्स पुअर आ रहे हैं, या फिर कोई भी लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ये सब चीजें जो स्कूल में रहते हुए पर्सन बच्चा जो है वो एनकाउंटर करता है, चीजों के क्रॉस आता है, उन सबको एनकाउंटर करने में एकेडमिक गाइडेंस जो है वो दी जाती है इस प्रोग्राम के अंदर। करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग का मतलब ये हो गया कि जब बच्चा जो है वो स्कूल लेवल पर तो पढ़ाई कर ही रहा है, सिलेक्शन तो स्कूल लेवल पर भी होता है, जैसे 11th में आके स्ट्रीम चूज करना, 12th के पास आउट होने के बाद का फ्यूचर देखना, तो जो भी करियर से रिलेटेड काउंसलिंग है वो यहाँ पे दी जाती है इस प्रोग्राम में। और जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, कई बार मास लेवल पे किया जाता है, बड़े ग्रुप में बच्चों को यहाँ पे करियर काउंसलिंग दी जाती है, फिर उनसे पूछा जाता है जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंफॉर्मेशन, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कॉलेज ऑप्शन, करियर प्लानिंग, इन सब चीजों में करियर काउंसलिंग दी जाती है। इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आसपास कुछ ऐसे भी इश्यूज एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर का काम कर रहे हो, जैसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पाना, अच्छे मार्क्स ना ला पाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की डिजायर होना, या फिर कोई किसी भी तरीके का सोशल प्रेशर फील करना। तो किसी भी वजह से अगर कोई भी एंग्जाइटी हो रही है, कोई भी बुलिंग हो रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, उन सारी चीजों के टुवर्ड सपोर्ट देने का काम भी इस प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। दे टीच कोपिंग स्ट्रेटेजी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रमोट इमोशनल रेजिलियंस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स मैनेज स्ट्रेस एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। जो 11th और 12th के बच्चे होते हैं खासतौर से, क्योंकि उस एज पर आकर ज्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का या अपने आगे के फ्यूचर को बेटर बनाने का, इस टाइम पर बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स इस टाइम पर होते हैं वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से या डिफिकल्ट सिचुएशन से कोप करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, वो उतने भी बड़े नहीं होते हैं जो वो प्रॉब्लम्स को बहुत स्मार्टली हैंडल कर पाए। तो ये सब करियर काउंसलिंग के थ्रू उनकी इमोशनल और सोशल सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इससे उनको समझाया जाता है कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के क्रॉस वो आते हैं रिलेटेड टू देयर फील्ड, तो उसे उन्हें कैसे टैकल करना है। तो ये सब चीजें भी वहां पे सिखाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी कि कोई बिहेवियरल इशू है, सब्सटेंस अब्यूज है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर आ रही है, कैसे आप उसको टैकल करेंगे, सब्सटेंस अब्यूज से कैसे खुद को दूर करने की कोशिश करेंगे, पीयर प्रेशर में कैसे नहीं आएंगे और किस तरह से चीजों को लीड करेंगे लाइफ में। तो इसके साथ साथ ऐसी वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसमें कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस,
पीयर प्रेशर रेजिस्टेंस को बिल्ड करने की, यानी इनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं इनको बिल्ड करने की वहां पे प्रोग्राम्स में ऐसी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये प्रिवेंशन सर्विसेज भी हो गई। अब बात करते हैं कि क्या जरूरत है हमें इसकी, जरूरत क्यों होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के स्कूल में। देखिए जो स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल लेवल पर, वो वैसे तो वो टीनेज में आ चुके होते हैं, प्यूबर्टी को गेन करने की वजह से उनके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो वो मेंटली काफी स्टेबल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होते तो वो बच्चे ही हैं, बहुत बड़े तो नहीं हो जाते हैं। तो उनके लिए जो लाइफ होती है बहुत चैलेंजिंग होती है। वैसे भी जो टीनेज का जो फेज होता है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है। तो ऐसे में उन्हें ये नहीं समझ में आता कि सही क्या है गलत क्या है, किस डायरेक्शन में जाने से चीजें ठीक होंगी। तो वहां पे गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको एनकाउंटर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम। तो जरूरत तो है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये कहा जाए कि किसी एक चीज के लिए जरूरत है, नहीं, हम पहले समराइज करेंगे, इस पैराग्राफ में लिखेंगे कि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको एनकाउंटर करने के लिए जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कि एकेडमिक, सोशल, पर्सनल चैलेंजेस, ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं उनको एकेडमिक जर्नी के थ्रू नेविगेट करने में, उनके पर्सनल इश्यूज को मैनेज करने में, इंटरपर्सनल स्किल बिल्ड करने में, ये सारी चीजें उनके अंदर इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करने में, इन सब चीजों के लिए जरूरत होती है। लेकिन अब इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक एक करके इलेबोरेट करके लिखना होगा बेस्ड ऑन कि ये जो टॉपिक है वो कितने मार्क्स का आ रहा है। मान लेते हैं अगर ये जो टॉपिक है आपका 10 मार्कर में आ गया, तो फिर आपको चीजें बहुत ज्यादा इलेबोरेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्क्स बढ़ जाते हैं, जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही 6 मार्कर में आ रहा है तो फिर आप उसके छोटे छोटे पैराग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यू को एड्रेस करने में जरूरत होती है, ऑफ कोर्स होती है। स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स फेस अ रेंज ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस सच एज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। इस टाइम पर बच्चों के अंदर ऐसी बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो वो जानते भी नहीं होते हैं कि ये एक इश्यू है हमारे अंदर, उन्हें नहीं पता होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अक्रॉस वो आते हैं। अच्छा, ये नहीं पता होता है कि बच्चा जो है वो किस तरह की फैमिली को बिलोंग कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर फैमिली कैसी है, इमोशनल मेंटल हेल्थ के बेसिस पर जो है वो फैमिली कैसी है, कितनी सपोर्टिव है बच्चे को, या फिर केवल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बच्चे की फैमिली से जुड़ी भी हो सकती हैं जो साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट कर रही होती हैं। तो ऐसे में उन सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस करना यहाँ पे काउंसलर का काम होता है। तो इसके लिए नीड भी होती है इन प्रोग्राम्स की। अ स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ सेफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड कंसर्न। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अगर फ्रेंड्स से भी ये बातें बार बार शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी उन्हें जज करने लगते हैं। टीचर से वो कोशिश करते हैं, टीचर नॉन जजमेंटल बिहेवियर रखते हैं, तो ऑफकोर्स वो टीचर से अपनी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो काउंसलर्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। एक टीचर से भी ज्यादा जो है वो काउंसलर इन चीजों को बेटर हैंडल कर सकते हैं। तो उस केस में जो काउंसलर होते हैं अगर वो एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्हें फील होता है कि इस बार हम इनसे बात कर रहे हैं, हम बार बार तो इनसे मिलेंगे नहीं, तो अपनी प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो खुलकर कह पाते हैं। और जिस वजह से उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को इजीली एड्रेस किया भी जा सकता है। तो जो भी उनकी इमोशनल डिफिकल्टीज हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, उनकी एंग्जाइटी को मैनेज करने में, फिलहाल ये सब जो भी उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, जो भी आपको लगते हैं, वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। फिर बात आती है कि एकेडमिक गाइडेंस एंड करियर प्लानिंग। काउंसलर हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट एंड करियर एस्पिरेशंस। ना सिर्फ उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना, बल्कि उनको ऐसी गाइडेंस देना जिससे वो अपने करियर को प्लान कर सकें। कुछ ना कुछ उनके मन में होता है कि वो करना चाहते हैं। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बातें इसलिए भी नहीं कह पाते कि उन्हें लगता है कि कोई पर्सन जज करेगा कि ये तुम कर भी पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उन्हें किसी कोचिंग में किसी टीचर ने ऐसा बोल दिया कि तुम ये जो जिस चीज के लिए कोचिंग करने आ रहे हो ये तुम कर भी पाओगे, तुम इससे करने के काबिल भी हो। कुछ इस तरीके की चीजें हुई होंगी। आई कांट जज एनी वन हेयर कि क्या बात रही होगी, बट स्टूडेंट ने उस स्टेटमेंट के बाद अपनी सिचुएशन में गिव अप कर दिया। उसने उस चीज को फर्दर कंटिन्यू नहीं करा, जबकि वो कोशिश कर सकता था। एटलीस्ट उसको कोशिश करने का मौका मिलना चाहिए था, पर वो डिमोटिवेट हो गया और वहां पे नहीं कर पाया। तो काउंसलर जो होते हैं वो, क्योंकि नॉन जजमेंटल बिहेवियर उनका होता है, तो स्टूडेंट उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारे साथ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, स्टूडेंट इतना पर्टिकुलर होकर पूछ भी नहीं पाएंगे, उनको इतना अच्छे से नहीं पता होता है कि हमें क्या पूछना है, किस तरह से पूछना है। लेकिन काउंसलर का ये काम होता है, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था, काउंसलर ही क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि जो सामने वाला, उनके सामने क्लाइंट है, उसकी हर सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए, वो वहां से सेटिस्फाई होकर ही लौटे। तो ऐसे में स्टूडेंट ये जान सकते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए उन्होंने प्लानिंग करी है, जो उनका आइडियल सेल्फ है, वो वहां तक उस सिचुएशन को मीट भी कर पाएंगे या नहीं। एक गाइडेंस उनको काउंसलर के थ्रू मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपने करियर को, बेटर ऑप्शन को चूज कर पाते हैं।
तो एकेडमिक गाइडेंस और करियर प्लानिंग में काफी हद तक हेल्प मिलती है, काफी क्या बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इन प्लान्स का पर्पस यही होता है। अब हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करने में और सोशल स्किल को प्रमोट करने में ये भी हेल्प करती है ये प्रोग्राम। जब स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके के प्रोग्राम स्कूल में मैनेज कराए जाते हैं ना, ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो उस टाइम पर उन्हें ये चीज समझाई जाती है कि आपको नॉट जस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक सोशली एक अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करना है लाइफ में। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिसमें आप सोशल लेवल पर बहुत ज्यादा ऐसा फील करें कि आप कहीं पर भी फेल हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एम्पैथी, इन सारी चीजों को पर्सन के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाती है, बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और पीयर प्रेशर हो गया, बुलिंग हो गया, सोशल आइसोलेशन हो गया, इन चैलेंजेस से बच्चा निकल पाता है, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ में। तो इसकी भी जरूरत यहाँ पे देखने को मिलती है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से भी प्रिवेंट करा जाता है कि जो गाइडेंस प्रोग्राम होता है वो बिहेवियरल इश्यूज को भी एड्रेस करता है, क्योंकि काउंसलर्स होते हैं उनका तो काम ये होता है कि चीजों को, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना। तो अगर उन्हें ये दिख रहा है कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम उसके बिहेवियर की वजह से आ रही है, तो ऐसे इश्यूज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कोई बच्चा बहुत एग्रेसिव बिहेवियर का है, सब्सटेंस अब्यूज है उसके अंदर, इस तरह की कोई हैबिट को उसने कैच कर लिया है, तो उस सबको कैसे रिमूव करना है। कोई माल एडेप्टिव बिहेवियर जो है उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया है, तो उन सबको कैसे दूर करना है, इस तरीके की चीजों को भी यहाँ हैंडल किया जाता है। इसके अलावा डाइवर्स नीड्स के लिए सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा जब आता है तो देखिए स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ स्टूडेंट अपना दिन का मेजर टाइम देता है, और उस वहां से जाने के बाद भी उस स्टूडेंट के ऊपर स्कूल का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो ऐसे में उसकी डाइवर्स नीड्स होती हैं जिनको फुलफिल किया जाता है थ्रू दीज प्रोग्राम्स। Schools are increasingly diverse with students coming from various cultures, economic and familial backgrounds. Counselors provide tailored support to meet the unique needs of each student, whether it's dealing with personal or family issue, cultural differences, special educational needs, कुछ भी जरूरत जो बच्चे की है, जो उनके एरिया से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट उनकी है, जो फील्ड से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस। यानी उस स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार करके उसकी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। तो अगर एक वेल ऑर्गेनाइज गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम है, बनाया गया है, तो वो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के ऑल एरियाज को कवर भी करेगा और स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल भी करेगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो स्कूल के लिए स्कूल लेवल पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रोग्राम, क्योंकि स्टूडेंट्स उस समय पर, उस टाइम फ्रेम में उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है गाइडेंस की, और वो उनको जब मिलती है तो वो ऑफकोर्स उनके लिए बेनिफिशियल होती है। तो इस तरीके से अपने आंसर को बेहतरीन तरीके से बना के लिख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल काउंसलिंग। बिहेवियरल काउंसलिंग का मतलब क्या है और बिहेवियरल काउंसलिंग में कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं, इस आंसर में आपको बताना है। सबसे पहले मीनिंग पे आते हैं। तो जब बिहेवियरल काउंसलिंग होगी तो जाहिर सी बात है वो अप्रोच करेगी, वो फोकस करेगी उन सभी पॉइंट्स पर जो बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं। यानी जितनी चीजें आ जाती हैं, क्या क्या आ जाती हैं, लर्निंग, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, सारी चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं यहाँ पे बिहेवियरिज्म से। तो बिहेवियरल काउंसलिंग इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन ऑल्टरिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर टू इंप्रूव इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। जब बिहेवियरल काउंसलिंग दी जाती है तो पर्सन के रिस्पॉन्सेज को नोटिस किया जाता है, उसके बिहेवियर पे फोकस किया जाता है, देखा जाता है कि उसके बिहेवियर के पैटर्न्स में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या ऐसे वेरिएशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम की ही वजह से बिहेवियर को फोकस किया जाता है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। It is grounded in the principle of behaviorism, which posits that all behaviors are learned through interaction with the environment. और अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, मीनिंग के साथ साथ शुरू करेंगे। तो बेसिकली बिहेवियरिज्म से इन्फ्लुएंस तो है ही। Behavioral counseling aims to identify and modify maladaptive behaviors, thoughts and emotions that contribute to distress or dysfunction in an individual's life. किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई भी डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, कोई डिसफंक्शनैलिटी जनरेट हो रही है, उसके बिहेवियर के थ्रू दिख रही है, तो उन सबको आइडेंटिफाई करके मॉडिफाई करने का काम बिहेवियरल काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है। इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कंडीशंस लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज एंड एडिक्शन। इस तरीके की प्रॉब्लम को इससे रिकवर किया जाता है। कोर बिलीफ क्या है, is that by changing behavior one can also change the underlying thoughts and feelings that perpetuate these behavior। जब भी किसी पर्सन के बिहेवियर को चेंज किया जाएगा तो उसके अंडरलाइन थॉट और फीलिंग्स को भी बदला जाता है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि हमारा बिहेवियर जो भी है उसके पीछे कोई थॉट है, उसके पीछे कोई इमोशन है, वरना वो बिहेवियर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। आप हमेशा कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आप सोच कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, दोनों चीजें अलग डायरेक्शन में चल नहीं सकती।
किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं, मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि जहाँ आपका मन नहीं है, आप हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ बहुत खुश हैं लेकिन वो अपनी खुशी को छुपा रहे हैं, सैड रिएक्ट कर रहे हैं, पर ये आप कभी-कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कर सकते हैं। अदरवाइज़ ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो उसके थॉट्स और इमोशन से अलाइन्ड होके चलता है, तभी उसका एटीट्यूड बनता है। ये सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं आप लोग कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है उसके थॉट और इमोशन से हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। आप जैसा सोचेंगे, वैसा फील करेंगे और वैसा ही बिहेवियर आप करेंगे। तो जो बिहेवियर है जब उसको मॉडिफाई किया जाएगा तो उसके अंडरलाइंग थॉट और फीलिंग को भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उसी की हेल्प से बिहेवियर बदलेगा भी। किसी के थॉट्स को बदलेंगे तो बिहेवियर बदलेगा। आप किसी को समझाएंगे कि चोरी करना गलत है तो वो चोरी नहीं करेगा, है ना। बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लेकिन बात तो वैसे ठीक ही है। तो दिस फॉर्म ऑफ काउंसलिंग एम्फेसाइजेज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो हमें एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में एसोसिएट होकर दिख रहा है, भाई ऑब्जर्व होने वाले बिहेवियर पर ही तो आप वर्क कर पाएंगे। अब मन में क्या चल रहा है अंदर तक तो आप नहीं जा सकते किसी के, खैर जा सकते हैं, साइकोलॉजी में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम चले जाएंगे वरना साइकोडायनेमिक्स में, वहां हमें नहीं जाना है क्योंकि अभी बिहेवियरल काउंसलिंग की बात चल रही है। तो अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो बिहेवियरल काउंसलिंग में यूज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये सब चीजें हैं। फिलहाल बिहेवियरल असेसमेंट, सबसे पहले तो बिहेवियर का असेसमेंट ही करना एक टेक्निक में आता है कि कोई भी इंटरवेंशन यूज करने से पहले काउंसलर कंडक्ट अ थॉरो असेसमेंट कि बिहेवियर में किस तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत है या इश्यूज हैं क्या। तो ऑब्जर्वेशन करना, बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका ये समझना कि क्या बातें हैं जो ट्रिगर करती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो बिहेवियर जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, कॉज इफेक्ट पे बात करना। तो ये एक बिहेवियरल असेसमेंट एक टेक्निक हो गई, वन ऑफ द टेक्निक हो गई। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स आते हैं जिसमें कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, पनिशमेंट हो गया, अवर्सिव बिहेवियर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, अवर्सिव कंडीशनिंग हो गई। ये सब कुछ ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आता है जिसमें हम पर्सन को कोई भी ऐसा डिजायरेबल बिहेवियर ऑब्टेन करने के लिए कुछ भी ऐसा एक कह सकते हैं एक एक्शन करते हैं, एक टू गेट अ रिएक्शन, हम कुछ ऐसा एक्शन करते हैं जिससे हमें डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाए। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ये टेक्निक्स हो गई। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। बेस्ड ऑन Pavlov's work, this technique involves pairing a neutral stimulus with an unconditioned stimulus to eventually elicit the desired response, जैसे कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जाम्पल है। इसकी हेल्प से पर्सन के फोबियाज को दूर किया जाता है, कि फोबिया को कंट्रोल करने के लिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज किया जाता है, जिससे हम किसी भी पर्सन की एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। मॉडलिंग मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग, देखकर सीखना, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। खुद मेरी एक जो नीस है वो मुझे देख के मेरे बिहेवियर को बहुत ज्यादा कॉपी करती है। मैंने कभी कभी इसके वीडियोस को भी पोस्ट किया है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो आपने देखा ही है कि वो कितना ज्यादा मुझे कॉपी करती है। तो मॉडलिंग का मतलब यही है कि जब किसी को देखकर हम बिहेवियर करते हैं, देखकर ज्यादातर बच्चे ही बिहेवियर करते हैं। इसीलिए एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग को बच्चों की लर्निंग से जोड़ा था कि किस तरीके से बच्चों को लर्न कराने में हम इसका पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिसको बच्चा कॉपी करेगा तो वो अच्छी चीजें भी सीख सकता है। तो मॉडलिंग भी एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, जब कॉग्निटिव टेक्निक्स और बिहेवियरल टेक्निक्स कंबाइन होती हैं तो सीबीटी बन जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स बन जाती हैं, जहां पर बिहेवियर को उनके थॉट्स के पैटर्न के साथ में अलाइन किया जाता है। अभी अभी तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो थॉट्स हैं और जो हमारे एक्शंस हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इमोशंस भी हैं यहाँ पर, लेकिन अभी दो चीजों की बात हो रही है। तो कॉग्निटिव रिहर्सल या थॉट स्टॉपिंग को यूज करके हम एज अ टेक्निक इसको भी यूज करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ज्यादा यूज होती है। दिस इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग इंडिविजुअल्स टू देयर फियर इन अ कंट्रोल्ड एंड सेफ एनवायरनमेंट। और एक्सपोजर थेरेपी का यूज करके हम जो है वो पर्सन को उस डिफिकल्ट सिचुएशन के क्रॉस लेकर आते हैं जिससे उसको बहुत ज्यादा डर होता है या प्रॉब्लम होती है, और फिर धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। बिहेवियरल रिहर्सल और रोल प्लेइंग, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करवाना जिसमें पर्सन जो है वो अपने रोल प्ले के मेथड की हेल्प से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। टोकन इकोनॉमी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, ज्यादातर स्कूल सेटिंग्स में बच्चों के साथ यूज होती है कि जब हमने किसी स्टूडेंट से ये कहा कि आप किसी भी बिहेवियर को अगर 5 टाइम्स लगातार करेंगे तो आपको एक बार रिवॉर्ड मिलेगा। 5 टाइम्स का टोकन आपका कलेक्ट होगा, और आपको टोकन इज नॉट कि कोई हम कोई प्लास्टिक की चीज दे रहे हैं या कोई टोकन लिटरली दे रहे हैं। टोकन का मतलब वो लिटरल टोकन से मतलब नहीं है। टोकन का मतलब ये हो गया कि बच्चे को पता रहेगा कि मुझे अगर ये मैंने सेक्शन को 5 बार अच्छे से किया तो मुझे एक बार उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि बार बार किसी चीज पर रिवॉर्ड देते रहने से उस रिवॉर्ड की वैल्यू खत्म हो जाती है, और बच्चा जब एक ही एक्शन को कई बार मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करता है
तो वो उसकी हैबिट भी बन जाता है। उसको तो ये लगता है कि उसे टोकन मिलेगा, उस टोकन के एक्सचेंज में कुछ अच्छी चीज मिलेगी, इसलिए वो उसको बार-बार करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि हम इस मेथड के थ्रू उसके अंदर वो परमानेंट हैबिट डेवलप करने जा रहे होते हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि अपने बच्चों को मल्टीपल टाइम कोई काम करवाने के बाद कहा कि आप जब 10 टाइम्स इसको अच्छे से करोगे तो हम आपको उसके लिए कोई रिवॉर्ड देंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने अभी 10 टाइम्स कहा ना, तो बच्चे के लिए नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखकर ही सोच समझ कर डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर छोटा बच्चा है तो नंबर ऑफ टाइम्स कम रखिए, क्योंकि बच्चा है वो, अल्टीमेटली वो आपके जितना बड़ा नहीं है जो वो 10-20 बार कर जाएगा। लेकिन यही हम किसी थोड़ा सा टीनेजर पर भी अगर ट्राई करना चाहते हैं फॉर सम रीजंस, तो हमें अपनी टोकन इकोनॉमी में नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस काम को 2 या 3 बार करना उनके लिए चुटकी बजा के कोई आसान बात हो। तो बेस्ड ऑन द कि टास्क कितना टफ है, बच्चा कितना बड़ा है, हम इस टोकन इकोनॉमी का यूज करते हैं, जिससे उनके बिहेवियर, वो अपने टोकन को अर्न करते हैं और लास्ट में उसको किसी रिवॉर्ड से एक्सचेंज कर लेते हैं। इससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर पाते हैं। तो बिहेवियरल काउंसलिंग में इस तरीके की कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, और इनके यूज से पर्सन के बिहेवियर में हम डिजायर्ड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इंटरव्यू की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब वो एक काउंसलिंग में यूज होता है, ठीक एक वीडियो पहले मींस सेकंड वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया था। बहुत ही क्विकली लेकर चलूंगी, मतलब मेरा ये खुद के लिए टारगेट है कि मैं अगले 2 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पे अलग से इस फॉर्म में पूछा गया है और ये टॉपिक थोड़ा इसमें पीडीएफ में ऊपर नीचे हो गया, वरना वहां पर होता तो भी 2 ही मिनट में कवर करती। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने लग जाती हूँ और कुछ ना कुछ समझाने लग जाती हूँ, जिसमें से शायद मैंने 15-20 मिनट तो अभी खत्म ही कर दिए हैं। चलिए फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू आपको पता है क्या होता है, बहुत कुछ हमने इंटरव्यू के बारे में बात की थी। अगर हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि जब कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो कौन कौन सी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक पर्पसफुल इंटरेक्शन होता है। इंटरव्यू एक नॉर्मल बातचीत नहीं है। इंटरव्यू में हम किसी पर्पस से बातचीत करते हैं, और इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, तभी इंटरव्यू सक्सेसफुल है, वरना तो बातचीत करके हम उठ जाएंगे। कॉन्फिडेंशियल एंड सेफ स्पेस, यहाँ पे जो डिटेल्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जाता है, जिससे जो पर्सन है वो हम पर बिलीव कर सके कि हम जो है वो उससे अपनी बात कह सकते हैं। किससे? काउंसलर से। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ना केवल बातचीत को बल्कि बॉडी एक्सप्रेशंस को, जेस्चर्स को, टोन को, सब कुछ नोटिस किया जाता है, जिसकी हेल्प से हमें इंटरव्यू के दौरान बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। टाइप की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चन फिक्स होंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड में जो कोर क्वेश्चन है विद रूम फॉर एक्सप्लोरेशन, आगे थोड़ा बात बढ़ा सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में तो ओपन एंडेड है, ये तो कई बार टाइम लिमिट को भी क्रॉस करके चला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। फिर इसमें एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एम्पैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए, क्लाइंट सेंटर्ड फोकस होना चाहिए, मतलब हमारा क्लाइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऑफकोर्स होता भी है, और उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने 2 मिनट में अपना वर्क कर लिया है। अब रिपीटेड ही है एक तरीके से टॉपिक, लेकिन यहां से बात आती है कि जो काउंसलर का जो रोल है वो गाइडेंस और काउंसलिंग में कैसा होता है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे अपने हिसाब से लिख नहीं लेगा। तो चलिए इसमें भी स्पीड थोड़े से अच्छे से मेंटेन हो जाएगी कि एक काउंसलर का आपको क्या लगता है एक रोल होता होगा कि गाइडेंस और काउंसलिंग में। जब आप गाइडेंस और काउंसलिंग को समझ लेते हैं, गाइडेंस देना या काउंसलिंग देना, तो उस केस में काउंसलर की एक ड्यूटी हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गाइडेंस की बात करते हैं, स्पेशली काउंसलिंग तो चलिए होती है, वो तो एक ब्रॉड टर्म हो गई। गाइडेंस की जब हम बात करते हैं तो ये मोस्टली तब दी जाती है पर्सन को जब वो किसी आंसर के लिए सर्च कर रहा है, और अगर उसको आंसर क्लैरिटी के साथ मिलेगा ना, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा कि हाँ ये बात तो बता रहे हैं, साथ में इसका वैलिड रीजन भी समझा रहे हैं, लॉजिक भी बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहले एक सपोर्ट बिल्ड करना, एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जब पर्सन को आपसे वो अपने थॉट्स को अलाइन कर पाएगा ना, वही वाली बात है कि वो आपके बिहेवियर से कब इन्फ्लुएंस होगा, जब वो आपके थॉट से इन्फ्लुएंस होगा, जब उसे लगेगा कि इनकी बातों में वो बात है जो मैं इनसे कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। मतलब एक कनेक्टिविटी बिल्ड करना, टू बी ऑनेस्ट, ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, मतलब काउंसलर जो होते हैं अगर वो क्लाइंट के कंसर्न को ध्यान से सुने, एक उनके इमोशंस को वैलिडेट करें, नॉन जजमेंटल रहें, तब जो है वो एक प्रोसेस अच्छा चलेगा। तो पहला रोल तो यही है कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना इन ऑल द एस्पेक्ट्स। फिर है फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि गाइडेंस दी जा रही है, काउंसलिंग दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव साइड पे ले जाने के लिए चीजें हो रही हैं।
तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाए, उसे ग्रो करने में हेल्प की जाए। उसको एकेडमिक और करियर गाइडेंस अगर देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ना हमारा, ये यहाँ पर था कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में काउंसलर का रोल क्या होता है। तो गाइडेंस मोस्टली जो है वो एजुकेशनल सिस्टम की तरफ हमें लेके जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एकेडमिक और करियर गाइडेंस को भी जोड़ेंगे, क्योंकि काउंसलिंग तो फिर एक जनरल हो ही गया पूरे बड़े लेवल पर। तो एकेडमिक और करियर गाइडेंस में एजुकेशनल सेटिंग्स में जो काउंसलर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। उनका रोल टीचर से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि टीचर तो जो है वो हर वक्त बच्चे को देख रहे हैं, तो कभी कुछ समझ रहे हैं तो कभी कुछ और समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी डिसीजन लेंगे। लेकिन काउंसलर को वन टाइम में वो स्टूडेंट मिलता है, वो रोज नहीं आता रहता उनके पास में गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा था ना गाइडेंस शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि उन्हें वन टाइम में ही अपने क्लाइंट को रीड करना है, वन टाइम में अपने स्टूडेंट को रीड करना है। तो एकेडमिक और करियर गाइडेंस देने में बहुत बड़ा उनका रोल हो जाता है। किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प देना भी एक रोल है उनका, एक ये उनका काम है। बेसिकली क्या क्या काम करते हैं काउंसलर या गाइडेंस देने वाले पर्सन, तो क्या क्या काम करते हैं? इमोशनल सपोर्ट देने का काम करते हैं, पर्सनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, एकेडमिक और करियर गाइडेंस देने का काम करते हैं, कोई किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। तो ये काम की बात हो रही है कि एक्चुअल में वो करते क्या हैं, कैसे करते हैं, कितने अच्छे से करेंगे, ये सब तो है ही। फिर रिसोर्सेज और रेफरल्स प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं, कि जरूरी नहीं है सब कुछ उनके ही पास पूरा स्टॉक रखा है। हो सकता है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसे की स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट है, तो फिर स्पेशल एजुकेटर के पास भेजा जाएगा। तो जो भी है, फिलहाल काउंसलर जो होते हैं वो एक मल्टीफेसेटेड रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल्स को नेविगेट करने में, कि वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को, जो भी इमोशनल सपोर्ट है, पर्सनल ग्रोथ है, जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर पाए। ओके, अब आते हैं इवैल्यूएशन पर, कि इवैल्यूएशन क्या होता है और उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रही हूँ, और इस ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी क्लास में। ओके, सो मैं वापस आ जाती हूँ अपनी क्लास में, और ये जो टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड इट्स बेसिक स्टेप्स, ये हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। फिलहाल इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। इवैल्यूएशन आप तो जानते हैं, इवैल्यूएट करना, किसी भी चीज को ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि वो चीज कितने अपने प्रोसेस में सही चल रही है, गलत चल रही है, क्या उसमें प्रोसेस चल रहा है। Evaluation in counseling refers to the systematic assessment of the counseling process and its outcomes। तो जो जिस पर्पस से हम काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या वो पर्पस मीट हो रहे हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। ये इट हेल्प काउंसलर्स डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस, अंडरस्टैंड क्लाइंट प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट मे नीड एडजस्टमेंट। जब हम इसका यूज करते हैं इवैल्यूएशन का, तो काउंसलर को हेल्प मिलती है ये डिटरमाइन करने में कि जो भी इंटरवेंशन यूज हुए हैं वो कितने इफेक्टिव रहे हैं। ये अगर लैंग्वेज आपको जरा भी क्रिटिकल लग रही है तो इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से जोड़ देती हूँ। जैसे टीचर ने क्लास में एक लेक्चर पढ़ाया, टॉपिक समझाया, कुछ भी XYZ, और उस टॉपिक पर वो जानना चाहते हैं कि जो मैंने इसके लिए एक डेमो मेथड यूज किया था, क्या वो इफेक्टिव रहा, क्या स्टूडेंट को उस मेथड से बात समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट से जानकारी लेने की कोशिश करी कि बताइए आपको इसमें से क्या समझ में आया। तो वो इवैल्यूएशन शुरू हो गया, कि जो इवैल्यूएशन हो किस चीज का रहा है, अपने ही टीचिंग स्ट्रेटेजीज का, अपने ही मेथड का, और साथ साथ स्टूडेंट्स की लर्निंग का। इवैल्यूएशन तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो इंटरवेंशन यूज हुए हैं उनकी इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने में, फिर क्लाइंट की प्रोग्रेस यानी स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया ये जानने में कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, और ऐसे एरियाज को फिगर आउट करने में जहाँ पे वापस से चीजों को समझने की जरूरत है। मीन्स जो टीचर ने लेक्चर दिया या डेमो करके चीजों को एक्सप्लेन किया, तो वहां पे क्या जरूरत थी, वहां पे उस टॉपिक पे कुछ बोर्ड पे ड्रॉ करने की भी जरूरत थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ऐसे में यहाँ पे वो चीजें अगर नहीं हो पाई तो उन्हें करने की कोशिश की जाए। इवैल्यूएशन इसलिए भी जरूरी होता है। इवैल्यूएशन इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट काउंसलिंग इंटरवेंशंस आर बेनिफिशियल, रेलेवेंट एंड अलाइंड विद क्लाइंट्स गोल। जो भी इंटरवेंशन यूज हो रहे हैं ना काउंसलिंग में, मतलब जो भी मेथड पूरा हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे गोल से, यानी क्लाइंट को जिस रास्ते पर हमें लेके जाना है उस गोल से मैच होने जरूरी है, इसके लिए इसका यूज होता है। अब स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला इवैल्यूएशन में पहला स्टेप होता है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव को सेट करना। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि हम किस काम के लिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश क्लियर measurable goals for the counseling session. These goals should be aligned with the client's need and expectations. Objective can include improving emotional regulation, reducing anxiety और increasing self awareness। कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी तो हम बेहतर तरीके से इवैल्यूएशन भी कर पाएंगे।
जो हमारा प्रोसेस पूरा काउंसलिंग का चल रहा है उसमें ये इवेलुएट करना कि जो गोल हम लेके चले थे उसको हम मीट भी कर पा रहे हैं, हमारी तरफ से कमी तो नहीं है, कहीं हमारे इंटरवेंशन में तो कमी नहीं है। तो उसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम मेजर करेंगे क्या, किस चीज को इवेलुएट करेंगे, तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। फिर है डेवलपिंग इवेलुएशन क्राइटेरिया। जब हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई कि हमें क्या रिक्वायरमेंट हमारी है, तो हमने इवेलुएशन के क्राइटेरिया को डेवलप किया कि हमने ये जानने की कोशिश की कि चलो भाई हमें इस चीज को मेजर करना है, तो अब हम इसके लिए इस तरीके से चलेंगे, मतलब एक पाथ डिसाइड करना, ये भी कह सकते हैं कि एक पाथ डिसाइड करना कि किस तरीके का इवेल्युएशन क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, कौन सा मेथड ठीक रहेगा, क्या वो मेथड हमारे लिए जो हम करना चाह रहे हैं उसको वो मेजर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कलेक्टिंग डेटा कलेक्शन भी इवेल्युएशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि काउंसलर जो होते हैं जब बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, प्रोग्रेस नोट्स, तो उनमें से उनको जरूरत होती है जानने की कि किस चीज के बेसिस पर हमें असेसमेंट करना है। डेटा कलेक्शन में हैपन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस टू मॉनिटर चेंजेस ओवर टाइम। ये तो वैसे भी आपको पता है कि डेटा कलेक्शन साइमल्टेनियसली चलता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन पूरे प्रोसेस में मिलती रहती है, तो वहां पर डेटा कलेक्शन होता रहता है। फिर उस डेटा को एनालाइज करना, जब डेटा कलेक्ट हो गया तो हमें ये भी इवेलुएट करना है कि उस जो इंटरवेंशन यूज हुए उनकी इफेक्टिवनेस कितनी थी। द काउंसलर कंपेयर्स द क्लाइंट्स प्रोग्रेस विद द एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया। दिस एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, इंप्रूवमेंट्स और सेटबैक्स। तो जो भी डिफरेंस आया है, जो हम आउटकम ऑब्टेन करना चाहते थे और अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो वो जो डिफरेंस आया है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है डेटा को एनालाइज करके। साथ ही साथ फीडबैक भी प्रोवाइड कराया जाता है। द काउंसलर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द क्लाइंट बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन। हमने जो टीचर है ना, उन्होंने स्टूडेंट से चीजें पूछी, वो आंसर नहीं कर पाए, तो उन्हें बताने की कोशिश की जाएगी कि आपने यहाँ पे कमी करी है, आपने इस चीज को ऐसे नहीं समझा। अपनी तरफ से तो वो जाहिर सी बात है चीजों को बदलेंगे, लेकिन क्लाइंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम आई है उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी, तो एक फीडबैक दिया जाता है। मेकिंग एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया वो डिफरेंस कवर करने की कोशिश की जाएगी जो दोनों में से किसी भी की तरफ से भी गलत था या कम था, तो उस तरीके का जो अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब काउंसलर में ऑल्टर स्ट्रेटेजीज हो सकता है, नए तरीके यूज किए जाएं, क्लाइंट के गोल्स को बदलने की कोशिश की जाए या मॉडिफाई करने की कोशिश की जाए, और इस तरीके से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन, जब एक बार काउंसलिंग का प्रोसेस हो जाता है, अ फाइनल इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड टू असेस लॉन्ग टर्म चेंजेस। ये देखा जाता है कि अब लॉन्ग टर्म में हमें से क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाती है पूरे प्रोसेस को। दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज मेंटेन्ड प्रोग्रेस आफ्टर द सेशन हैव एंडेड, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंटरवेंशन। और पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा ये जानने की कोशिश की जाती है। तो मतलब एक फाइनल असेसमेंट, फाइनल इवैल्यूएशन पूरे प्रोसेस के बाद, उसको हम पोस्ट ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या है, थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो गया। इवैल्यूएशन इन काउंसलिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इंश्योर्स द काउंसलिंग अप्रोच रिमेन्स इफेक्टिव एंड रेलेवेंट टू द क्लाइंट्स नीड। इवैल्यूएशन पूरे मेथड के बीच बीच में चलने वाले वो स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम काउंसलिंग के प्रोसेस को मॉनिटर कर पाते हैं। हम एक एक पॉइंट पर बीच बीच में इवैल्यूएशन करते रहने से हमें पता चलता है कि हम लास्ट में जाके ऐसे नहीं बैठे होंगे कि अरे ये हमने क्या कर दिया। तो हमें बीच बीच में इवैल्यूएशन करते रहना है, जो जो प्रॉब्लम्स आती रहे उन्हें रास्ते में ही सही करते हुए आगे बढ़ना है। पूरे फाइनल अपने उस पर पहुंचकर ये इंतजार नहीं करना है कि अब हमने जो किया था वो बाद में जाके देखेंगे, नहीं, हमें साइमल्टेनियसली करना है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे आउटकम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमें वहां तक डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा केस हिस्ट्री टेकिंग इन डिटेल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटर्नशिप करते हैं, केस स्टडीज बनाते हैं, वहां पर भी आपको इस टॉपिक की जरूरत पड़ती है। कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए केस हिस्ट्री बनाने में, इस टॉपिक से आपको हेल्प मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको एक केस रिकॉर्ड बनाना चाहिए जब आप किसी भी पर्सन को असेस करते हैं तब। ओके, तो चलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत होगी नेक्स्ट वीडियो की। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सुपर सून। बाय बाय।